Assalamu alaikum students, this is Hassan Khan, your physics teacher, and today I'm going to discuss with you the solution of the test of NUMS that was being conducted in 2020. So let's begin. MCQ number 1. In motion of satellites, necessary centripetal force is provided by. देखो, जब भी हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो सैटेलाइट्स जो है वो किसी भी एक प्लैनेट के अराउंड जो वो ऑर्बिट कर रही होती हैं, तो वो ऑर्बिट क्यों करती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो वो क्यों प्रोड्यूस होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वो प्रोड्यूस हो रही होती है. द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. MCQ नंबर 2. It says in ripple tank 40 waves pass through a certain point in 1 second. 40 waves per second. This is basically frequency given in the question. आगे लिखा है if the wavelength of the wave is 5 centimeters, ये wavelength है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. Then find the speed of the wave. वेव की जो वो स्पीड कैलकुलेट करनी है. तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स एफ लैम्डा. तो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी 40 वेव्स पर सेकंड सब्सटीट्यूट करेंगे और वेवलेंथ अगर हम सब्सटीट्यूट करें 5 सेंटीमीटर्स तो 5 4 टाइम्स 200 बनेगा और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर्स पर सेकंड. तो अगर 200 सेंटीमीटर्स पर सेकंड है तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें हम, क्योंकि ऑप्शन जो है वो सब मीटर्स में गिवन है, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे सो इट वुड बिकम 2 मीटर्स पर सेकंड. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. MCQ number 3. The product of frequency and time period is equal to. Basically, time period and frequency are reciprocal of each other. तो अगर ये फ्रीक्वेंसी इधर डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आएगा. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1. MCQ नंबर 4. The trough of a wave acts as. बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो रिपल टैंक से जो है वो डील करता है. रिपल टैंक एक ऐसा टैंक होता है, ग्लास टैंक होता है जिसके अंदर वाटर फिल करते हैं और उसके अंदर जो है वो वाइब्रोमीटर के ज़रिए वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स. तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो है वो क्रस्ट होता है और ट्रफ होता है. तो जहाँ जहाँ पर जो ट्रफ आ रहा होता है उसके ऊपर जो वो लाइट जो है वो ऑन करते हैं, तो उसके नीचे जो ग्लास टैंक है उसके बिल्कुल नीचे स्क्रीन रखी जाती है. उस स्क्रीन के ऊपर जो वो फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि जो वेव का क्रस्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, सारी लाइट को कन्वर्ज कर देता है, और जो ट्रफ है वो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता है और सारी लाइट को जो है वो डाइवर्ज कर देता है. दैट्स वाई ट्रफ जो है वो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहा होता है. ऑप्शन ए इसका आंसर हुआ. MCQ नंबर 5. इन डॉपलर इफेक्ट इफ लिसनर मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स. देखो, जब भी लिसनर या सोर्स दोनों में से कोई भी या दोनों ही अगर टूवर्ड्स मूव करेंगे तो जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी होगी वो हमेशा ज़्यादा होती है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी. जब भी टूवर्ड्स मूव किया जाएगा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी. इसी तरह जब दोनों अवे की तरफ मूव करेंगे, चाहे लिसनर मूव कर रहा हो, स्टेशनरी सोर्स हो, या फिर स्टेशनरी लिसनर हो, सोर्स अवे मूव कर रही हो, या दोनों ही अवे मूव कर रहे हो, तो उस केस में ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी कम होती है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से. MCQ नंबर 6. रेफ्रिजरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो क्लॉजेज स्टेटमेंट थी वो ये थी कि बग़ैर वर्क डन करे आप जो है वो हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करवा सकते. तो रेफ्रिजरेटर इज़ बेसिकली द एग्जांपल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिकली द क्लॉजियस स्टेटमेंट. सही है. और जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी कैल्विन्स स्टेटमेंट, वो कुछ इस तरह थी कि जब जो वर्क डन है वो कंटिन्यूस वर्क डन नहीं मिलेगा जब तक कि आप कोल्ड बॉडी को जो है, क्योंकि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर जो मज़ीद इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करना ज़रूरी है. MCQ नंबर 7 को अगर आप देखें तो इसमें कह रहे हैं इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क. तो 400 में से 150 जूल वर्क डन हो गया, तो बाकी कितनी एनर्जी बची? तो अगर आप देखें तो 400 में से अगर आप 150 को माइनस करवा दें तो आपके पास डिफरेंस आएगा इन दोनों एनर्जीज़ का, और वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? वो बेसिकली 250
जूल्स के जो है वो इक्वल होगा। ये अमाउंट ऑफ ई इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डील करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन अप्लाई करिए, हीट एनर्जी माइनस वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 250 जूल्स। MCQ number 8, the rapid escape of air from a burst tire is an example of। तो ये बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हीट एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, हीट एनर्जी कंजर्व रहती है, ना हीट सिस्टम के अंदर जाएगी ना हीट सिस्टम से बाहर आएगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर जो ये काम कर रहा होता है। MCQ number 7, the bicycle pump works on the basis of। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बिकॉज के जो बाइसाइकिल पंप है उसके अंदर जो है वो पिस्टन मूव कर रहा होता है और प्रेशर को जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे होते हैं। सो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQ number 10, two positive point charges are placed 2 meters apart। दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं जिनको जो है वो 2 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है। दो चार्जेस हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट, इन दोनों के मिड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेसिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो अगर आप इन दोनों का पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो वो बेसिकली फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं KQ अपॉन R। R is basically the distance from the charge to the point at which you have to calculate the potential। तो पहले चार्ज की वजह से KQ अपॉन R और दूसरे चार्ज की वजह से भी KQ अपॉन R जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो टोटल पोटेंशियल के लिए दोनों को ऐड कर दोगे। सो ये बेसिकली ऐड हो के ये डबल हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू आएगी, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस आर सेम एंड द डिस्टेंस इज सेम। तो इस वजह से दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे, तो एडेड टू डबल, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। MCQ number 11, which one of the following is an angle of projection of projectile if its range is equal to its height? Range is equal to its height, रेंज इज इक्वल टू इट्स हाइट, मैक्सिमम हाइट। इन दोनों के फॉर्मूलाज को अगर हम कंपेयर करवाएं तो V0 स्क्वायर साइन 2 टाइम्स थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला है, ये इक्वल होगा हाइट का फॉर्मूला V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो g से g कैंसिल हो जाएगा, V0 स्क्वायर से V0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। साइन 2 थीटा की जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बिकॉज ये एक प्रॉपर्टी है दैट साइन 2 टाइम्स थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने। तो ये जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करोगे इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 भी है, सही है। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, ये 2 उधर डिवाइड का इसको उधर भेज दें अगर, तो ये 4 बन जाएगा, 2 टाइम्स 4 और साइन थीटा, और ये वाला जो कॉस थीटा है इसको हम इधर ले आए डिनोमिनेटर में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जो है वो बनेगा किसके इक्वल होगा, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल है 4 के। तो जब आप इसका इन्वर्स कैलकुलेट करोगे फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल, तो टेन इन्वर्स 4 की वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए, इट इज़ 76 डिग्रीज, सही है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये वैल्यू आम तौर पे आप लोग याद नहीं करते, बट ये चूँकि बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये बुक का एक न्यूमेरिकल है फेडरल बोर्ड की बुक का, सिंध बोर्ड में भी ये न्यूमेरिकल मौजूद है, इस वजह से ये वाला एंगल जो है वो आपको याद होना चाहिए। टेन इनवर्स 4 की वैल्यू जो है वो 76 डिग्री होती है, या फिर आप इसको एज अ की पॉइंट आप याद कर लो कि रेंज जो है वो हाइट के इक्वल होगी तब जब आप उसको 76 डिग्री के ऊपर थ्रो करोगे। MCQ number 12, the product of force and time is equal to, product of force and time. If you remember what is force, force is basically the rate of change of linear momentum, इसको हम कहते हैं प्यार से force। तो फोर्स टाइम इधर डिवाइड को उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो
द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। ये बात याद रखना, अक्सर बच्चे जो है वो सिर्फ मोमेंटम पे जो है वो आंसर मार्क कर देते हैं, बट इसका आंसर है चेंज इन मोमेंटम। एमसीक्यू नंबर 13 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तकरीबन। द टाइम रेट ऑफ चेंज और लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स। एक फोर्स की डेफिनेशन लिखी गई है, फोर्स अप्लाई की जाएगी तो मोमेंटम चेंज हो जाता है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली फोर्स। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 14, a 10 Newton force moves the body around a circular path of radius 50 cm. What is the work done in one complete revolution? The work done in one complete revolution, the work done in one complete oscillation, the one in one complete rotation, one complete vibration, work done हमेशा zero होता है, because work done is the product of force and displacement, and displacement is a vector quantity. जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है, और डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो जाएगी तो वर्क डन चूँकि प्रोडक्ट है तो वो भी ज़ीरो होगा। एमसीक्यू नंबर 15, 3 किलोग्राम स्टोन फॉल्स फ्रॉम 20 मीटर्स हाई प्लेटफॉर्म व्हेन इट्स फॉलिंग स्पीड, फाइंड इट्स फॉलिंग स्पीड एट 10 मीटर्स हाइट। 10 मीटर्स हाइट के ऊपर जो उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो बेसिकली इनडायरेक्टली जो आपको हाइट गिवन है वो 10 मीटर्स गिवन है, बिकॉज इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं उसके अंदर जब हम हाइट की बात करते हैं तो व्हाट इज़ हाइट? हाइट इज़ बेसिकली द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ने जो है वो 20 मीटर हाइट से जो वो ट्रैवल करना स्टार्ट किया, और 10 मीटर्स की हाइट पे आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो बता दो कितनी होगी। बेसिकली उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? उसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो हम हाइट जो वो 10 मीटर्स यूज़ करेंगे इन द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ 2gh इज इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर bf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है, इट इज़ फॉलिंग फ्रीली, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, और आई कैन राइट डाउन दिस एज √2 टाइम्स d टाइम्स h। इसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, √2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, so you will get √196। 2 टाइम्स 9.8 19.6 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 196 बनेगा, और 196 का स्क्वायर रूट 14 के इक्वल होता है, तो 14 मीटर्स पर सेकेंड जो है इसका आंसर है ऑप्शन बी। MCQ number 16, the area under force and displacement graph gives us work done। देखो जब वर्क डन एरिया की बात करते हैं तो एरिया जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी y एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी और जो भी x एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं जो द ग्राफ इज बेसिकली बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप जो है फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराओगे ना एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो प्रोडक्ट ले रहे हो आप बेसिकली, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क डन के इक्वल होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एमसीक्यू नंबर 17, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात याद रखनी है, किलोवाट आवर जो है वो कमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का, सही ना। एमसीक्यू नंबर 18, ये भी याद करने की एमसीक्यू है, द फूड वी ईट इन वन डे हैज़ अबाउट द सेम एनर्जी एज 0.33 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। सही है, आप 0.33 लीटर्स पेट्रोल को जितना यूज़ कर सकते हैं उतनी उससे जो एनर्जी आपको मिलेगी वो एनर्जी आप एक दिन में खाना खाते हैं ना तो उसके इक्वल होती है। MCQ नंबर 19, वन कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ये कन्वर्जन्स आपको याद होने चाहिए, 1 रेवोल्यूशन और 1 रोटेशन और 1 कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट सर्कल। इसके अंदर जो वो 360 डिग्रीज होते हैं एंड इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है।
सिमिलरली हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रोटेशन और 180 डिग्रीज, तो ये पाई रेडियंस के इक्वल होता है। MCQ नंबर 20, रेड लाइट इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक डार्क रूम बिकॉज ऑफ, तो रेड की बात की जाती है तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इस वजह से जो उसको फोटोग्राफिक डार्क रूम के अंदर जो वो यूज़ किया जाता है। द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज बेसिकली 7000 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद करना है, वॉयलेट की 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, तो वॉयलेट से रेड की तरफ जब आप शिफ्ट कर रहे हो दैट मीन्स आपकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो वो इन्वर्स रिलेशन होता है। MCQ number 21, for gaining an atomic spectrum evacuated glass tube is filled with the neon gas, quenching gas, neon को जो वो यूज़, neon या फिर argon को जो वो यूज़ किया जा रहा होता है बेसिकली। MCQ number 22, during production of X-rays, the cathode and anode are enclosed inside an evacuated glass chamber and high DC voltage of the order of 10,000 volts is maintained। 10 किलो वोल्ट जो है वो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट करें, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो उन इलेक्ट्रॉन्स के पास, और वो जाके जब वो डिसेलरेट होंगे तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। MCQ नंबर 23, हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 इज 8 डेज। आपको हाफ लाइफ गिवन है, दैट इज 8 डेज। इफ 20 मिलीग्राम इज प्रेजेंट इनिशियली, हाउ मच आयोडीन इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 2 हाफ लाइफ। आफ्टर 2 हाफ लाइफ मीन्स कि वो 2 दफ़ा वो हाफ हो जाएगा, तो 20 मिलीग्राम को अगर हम हाफ करें तो 20 का हाफ 10 मिलीग्राम होगा। सिमिलरली आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ तो ये 10 का हाफ दैट मीन्स 5 मिलीग्राम सैंपल जो है वो बच जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, 5 मिलीग्राम्स। MCQ नंबर 24, ये याद करना है, 4.5 × 10⁹ ईयर्स इज द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238, जो उसका एटॉमिक मास होता है उसकी हाफ लाइफ है। MCQ number 25, when a charge Q on a capacitor is doubled, then energy stored U will be। एनर्जी ऑन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू हाफ Q टाइम्स V। एनर्जी का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्वेश्चन में जो है वो इस एनर्जी को U से रिप्रेजेंट किया है, तो अगर आप चार्ज डबल करोगे तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी, तो 2 टाइम्स U, ऑप्शन ए इसका आंसर है। MCQ number 26, by increasing area of the plates and decreasing the distance between them, the capacitance of capacitor, basically the capacitance का formula होता है C equals epsilon naught A upon D। The capacitance is directly proportional to the area, that means कि अगर आप area increase करेंगे तो capacitance increase हो जाएगी, so by increasing area the capacitance increases। Similarly, it is inversely proportional to the distance between the plates. So if you decrease the distance, capacitance increase हो जाएगी, inverse relation है। तो decreasing the plates, तो capacitance जो है वो increase हो रही है, 2 बार increase हो रही है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, increases। MCQ number 27, if we double the separation between 2 charges, then Coulomb's force will become। So if you remember the Coulomb's formula for the force, F equals K Q1 Q2 upon R square, it follows inverse square relation. The force is inversely proportional to the square of distance. So if you double the separation, to 2R square, it would become 4 times R square। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, तो जो फोर्स है वो बेसिकली 1/4 हो जाएगी। 1/4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी, बिकॉज इनवर्स रिलेशन। MCQ number 28, the power of an electric bulb in 1000 watt। तो पावर आपको गिवन है, इट इज कनेक्टेड टू 110 पावर सप्लाई। ये वोल्ट्स आपको वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस पूछी जा रही है इलेक्ट्रिक बल्ब की। पावर का फॉर्मूला होता है, इफ़ यू रिमेंबर, P इज इक्वल्स V स्क्वायर अपॉन R। सो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, R इक्वल्स V स्क्वायर अपॉन P,
अपॉन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 0 है तो 2 zeros डिवाइड बाय 1000, सो यू विल गेट द आंसर, इट इज़ बेसिकली 12.1 ओम इसकी जो वो रेजिस्टेंस होगी, ऑप्शन बी। MCQ number 21, terminal voltage of the battery is greater than the EMF। टर्मिनल वोल्टेज बैटरी की EMF से ज़्यादा कब होगा? जब बैटरी को आप चार्ज कर रहे होगे, जब बैटरी चार्जिंग प्रोसेस में होगी तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ज़्यादा है, EMF कम है, तभी तो चार्ज हो रहा है, वरना वो डिस्चार्ज हो रहा होता, पोटेंशियल सेम होता तो भी करंट फ्लो ही नहीं करता। MCQ number 30, the temperature coefficient of semiconductor is negative because देखो semiconductor are basically non-ohmic conductors। why they are so called non-ohmic? क्यों? क्योंकि जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है उनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उनकी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, इसी वजह से उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इन्वर्स रिलेशन है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नंबर 31, if the length of the wire becomes 2 times to its original value and area becomes half to the original value, then the resistance of the wire, तो the resistance का फॉर्मूला होता है R is equals to resistivity length per unit area। resistance is directly proportional to the length and is inversely proportional to its area। तो अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। सिमिलरली एरिया को हाफ करेंगे, एरिया कम कर रहे हैं, इन्वर्स रिलेशन है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो एरिया को हाफ किया है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। तो डबल 2 बार डबल होगी रेजिस्टेंस, एक बार लेंथ की वजह से, एक बार एरिया की वजह से, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो वो 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल वैल्यू के, ऑप्शन बी इसका आंसर हुआ, 4 टाइम्स। इसी के नंबर 32, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम्स मीटर। इफ़ यू रिमेंबर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रॉयल अपॉन ए, अभी बताया मैंने आपको फॉर्मूला, इसमें से अगर आप रेजिस्टिविटी को अलग करें तो एरिया डिवाइड का उधर मल्टीप्लाई हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गई, ये रेजिस्टिविटी है। इस इक्वेशन से अगर आप फॉर्मूला कैलकुलेट करें, फॉर्मूले से यूनिट कैलकुलेट करें, so the unit of resistance is basically ohms, area is square meters, length is meters, meters से मीटर कैंसिल होगा, आपके पास ओम मीटर्स बनेगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट आवर इज बेसिकली 3.6 10 टू पावर 6 जूल्स प्लस 6 होता है, यहाँ पे माइनस जो है वो मिसप्रिंटेड है, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर 1 किलोवाट आवर, सो आई कैन राइट डाउन, किलो इज बेसिकली मल्टीपल ऑफ 1000, सो आई सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू, वॉट एज इट इज लिख दिया, और आवर्स की जगह पे आई कैन राइट डाउन 3600 सेकेंड्स। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज 1000 and 3600 seconds, I can write it down as 3.6 10 to power 6, and watt second is basically equivalent to joules, so 3.6 10 to power 6 joules ये इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर के। ये यहाँ से इसकी कन्वर्जन आई है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। MCQ नंबर 34, इट इज़ अ नल टाइप रेजिस्टेंस डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस। सो पोटेंशियोमीटर के ज़रिए जो है वो हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं नल डिफ्लेक्शन के मेथड के ऊपर, और इसके ज़रिए जो है वो EMFs को कंपेयर भी कराया जा सकता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं पोटेंशियोमीटर के, तो ये आपको पता होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे जो है वो हमारा पास पेपर जो है वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।